नमस्ते। मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले व्याख्यान में राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के अंतर्गत भूमि का स्वरूप इसका अध्ययन किया। आज यहाँ पर आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के अंतर्गत जन का स्वरूप इसकी जानकारी पेश करती हूँ। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य अर्थात जन को राष्ट्र का दूसरा अंग मानकर उनके महत्व को निबंधकार ने स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भूमि और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी अर्थात भूमि मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जन के हृदय में भूमि को माता मानने की भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं, और जहाँ यह भाव नहीं है वह जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बनता है। इस तरह भूमि और जन दोनों के माध्यम से राष्ट्र का स्वरूप निर्माण हुआ। जन के कारण पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हुई। इसका मतलब पृथ्वी माता और हम यानी जन यानी हम सभी पृथ्वी के पुत्र। भूमि माता और मैं उसका पुत्र, यह भावना इस संसार में निर्माण हुई और माता के हृदय में सभी पुत्रों के प्रति समान भाव होता है। जिस समय मनुष्य अर्थात जन हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध को पहचानना है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार होता है। मातृभूमि के प्रति जन का प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इससे राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने वाला अधिकारी है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता से प्रेम भाव पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। मातृभूमि के साथ संबंध जोड़ने वाले पुत्र ने अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। पुत्र के प्रति माता के प्रेम की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए निबंधकार कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जन नगर और जनपद, गांव, जंगल और पर्वत आदि जगहों पर रहते हैं। माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए भूमि पर बसने वाले जन बराबर है। इस तरह माता के हृदय में सभी पुत्रों के साथ समान भावना होती है। वह सभी को समान अधिकार देती है। इसका मतलब इस धरती पर आप लोग किसी जगह पर भी निवास कर सकते हैं। इसी मातृभूमि का रक्षण करना यह पुत्र का काम है। उन्होंने भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। इस तरह मातृभूमि और जन दोनों का संबंध दृढ़ बन सकता है। उनमें वह कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखती है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। उन्हें प्रगति और उन्नति करने का एक जैसा अधिकार है। राष्ट्र के विकास के लिए उनके प्रति जन की शुद्ध
भूमि में जी रहे राष्ट्र निवासी जन को लेनी होगी। भूमि के साथ जन का संबंध सहस्रों वर्षों से है। इतिहास गवाह है कि उनमें अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा प्रगति के अनेक अवसरों का निर्माण करना होता है। इस तरह आपने देखा कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसका मतलब उसके मन में भूमि पर बसने वाला जन बराबर है। उसके प्रति ऊंच नीच जाति धर्म की भावना नहीं होती है। सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। उन्हें प्रगति और उन्नति का समान अधिकार है। इस तरह जन का स्वरूप, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई। आगे हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध का तीसरा अंग है संस्कृति, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि और जन के विवेचन के बाद निबंधकार ने राष्ट्र के तीसरा अंग और अंतिम अंग संस्कृति का विवेचन करते हुए अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि युगों युगों से मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है और बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति के विकास के द्वारा राष्ट्र की उन्नति वृद्धि संभव है। संस्कृति के महत्व को अधिक स्पष्ट करते हुए निबंधकार कहते हैं कि भूमि और जन को संस्कृति से अलग करने से राष्ट्र का लोप हो जाता है। जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक जन का अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित हुई है। इस तरह लेखक कहते हैं कि युगों युगों से संस्कृति का निर्माण होने के बाद संस्कृति जन का मस्तिष्क बन गया है और बिना संस्कृति से जन की कल्पना असंभव है। संस्कृति के विकास के साथ राष्ट्र का विकास होता है। इस जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प है वह संस्कृति है। संस्कृति के विकसित करने वाले लोगों में पारस्परिक समन्वय होना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास होता है। निबंधकार अपनी बात को जंगल और नदियों के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। राष्ट्र की जन के समन्वय युक्त जीवन से ही राष्ट्र का विकास संभव है। जो व्यक्ति सदृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और आनंदित होता है। इसी प्रकार जन की उदार भावना ही राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकारी बन सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण एवं विकास के लिए भूमि में स्थित संस्कृतियों का जन ने स्वागत करने की आवश्यकता है। इस तरह लेखक ने बताया है कि संस्कृति के विकास के साथ राष्ट्र का विकास होता है। इस जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृति है। राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियां विकसित होती है। राष्ट्र के विकास के लिए उनमें पारस्परिक समन्वय होना जरूरी है। नदियों के अलग अलग प्रवाह इकट्ठा होकर समंदर में एकरूपता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय जीवन की वैसे अनेक विधियां समन्वय प्राप्त करती है। इस तरह पूर्वजों के चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया उसे हम गौरव के साथ स्वीकार करके उसका भावी जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं और इसी के माध्यम से राष्ट्र का संवर्धन कर सकते हैं। इस तरह आपके सामने
राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के अंतर्गत भूमि, जन और जन की संस्कृति इसकी जानकारी प्राप्त की। इसका ज्ञान आप लोगों को जरूर प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।